मैं कहूं कि मान लो ये एक राज्य है अपना राजस्थान, इसके टच करता हुआ राज्य यूपी, इसके टच करता हुआ राज्य बिहार। राजस्थान का कोई बंदा यूपी में ले जाकर सामान बेच रहा है तो यहां पे जो उसमें टैक्स लगेगा वो डांड है। पर कोई बंदा कहे कि मैं तो भाई यूपी में बेचू ही नहीं, मैं तो आगे बिहार में ले जाके बेचूंगा, तो राजस्थान का बंदा जब बिहार में ले जाके बेचेगा तो यहां पे जो टैक्स लगेगा वो तो डांड है। पर यूपी वाले कहेंगे हमारे क्रॉस कर रहा है तो हमें बीच में टैक्स देके जा। ये जो पारगमन शुल्क यूपी वाले बीच में लेंगे ये शायद था। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जब आप बेचते हो जो टैक्स लगेगा वो डांड है। बीच वाला स्टेट जिसको आप क्रॉस कर रहे हो पारगमन शुल्क जो ले रहा है वो आपका शायर है। राजस्थान में किसी राज्य को शायर से सबसे अधिक यदि टैक्स मिलता था तो राज्य था जैसलमेर। मैंने एक दिन पहले भी ये बातें समझाई थी कि सिंध जाने वाला पूरा रूट यहां से होकर निकला करता था, इसलिए जैसलमेर राज्य को खूब सारा शायर मिला करता था। मैंने एक दिन और बताया था कि आप अनुपम मिश्र और सुरेश प्रभु का एक इंटरव्यू है, आप उसको देखिए, उसमें अनुपम मिश्र खूब सारी ऐसी बातें बता रहे हैं कि जैसलमेर का उस समय ट्रेड रूट वाले क्षेत्र में क्या महत्व हुआ करता था। तो वरना सोचने वाली बात है कि बियावान रेगिस्तान के अंदर लोगों की इनकम के सोर्स क्या रहे होंगे, लोग रहेंगे कैसे होंगे उस टाइम में, तो कोई ना कोई इनकम सोर्स तो रहा होगा उन लोगों के पास में। तो ये इनकम सोर्स थे राज्य कि राज्य है वो शायर ले सकता है बीच में, तो बीच में जो भी होता है उनको तो टोल टैक्स दे देगा, और बीच में से इधर से कोई गुजरेगा तो हमें टैक्स देके जाएगा। तो ये मुख्य मुख्य सब टैक्स हुआ करते थे। ये आपकी भू राजस्व सारी व्यवस्था होगी बड़ी बड़ी सी। हम थोड़ी वो बातें पढ़ लेते हैं अपने, अच्छी बातें क्या बुरी बातें क्या, इस सामंती व्यवस्था के लाभ क्या हानियां क्या। अपने को हानियां ज्यादा बतानी, लाभ कम बताने, क्योंकि पुरानी व्यवस्था है उसको चेंज करके हम लोकतंत्र में है तो ज्यादा तारीफें उसकी करनी नहीं, पर फिर भी अपने तो दोनों बातें कर लेते हैं, वो थोड़ी ज्यादा कर लेंगे कम कर लेंगे। हानि बता दो या कमियां बता दो, ज्यादा अच्छा सब ड्रॉबैक बता दो। तो एक तो आप ये कहो कि ये जो सामंती व्यवस्था थी कूपमंडूकता पैदा करती है, लोग कुएं के मेंढक बन के रह गए थे। एक राज्य है, राज्य के अंदर एक ठिकाना है, अब इस ठिकाने में रहने वाला आदमी पास के ठिकाने में यार पूरी जिंदगी में नहीं जाता था, राज्य के अंदर राज्य की व्यवस्था आ गई थी और वो उसी एक क्षेत्र के अंदर ही रह गया। इसलिए हम दुनिया के बाहरी प्रभावों से बड़े अछूते रहे, हम बाहर गए नहीं, उस गांव में आत्मनिर्भर होकर रह गए। अक्सर लोग गांव से दूसरे गांव नहीं जाया करते थे। एक गांव में आपके लकड़ी की काम करने वाला है, वहीं पर आपके बाल काटने वाला है, वहीं पर आपकी सब्जियां उगाने वाला है, वहीं पर आपके परचून का सामान आ जाता है, वहीं पर आके आपके जो राज्य के कर्मचारी वो टैक्स लेके चले जाते हैं, खत्म। वहीं पर आपके पंच बैठ के आपको न्याय कर देते हैं। तो आपके बचा ही नहीं कोई, करेगा कौन आपके, आप जाओगे कैसे बाहर। तो इस सामंती व्यवस्था ने हमारे समाज में कूपमंडूकता पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से हम बाहरी प्रभावों से अछूते बने रहे। बाहरी प्रभाव नहीं छू पाए हमको। वरना सोचने वाली बात है कि जब यूरोप में पुनर्जागरण आ रहा था, औद्योगिक क्रांतियां चल रही थी, तब अपने यहां पर ये सब चीजें क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे, अपने अपनी जगह के अंदर ही राजी बैठे थे, संतोषी जीव हो रखे थे। तो कुआ का मेंढक होता है कि कुएं के मेंढक को लगता है कि भाई इससे बड़ा चीज तो क्या ही होगी, कि ये कोई समुद्र का मेंढक उससे मिला, कुएं के अंदर आ गया कोई समुद्र का मेंढक, और उसने कहा कि यार मैं तो पहले समुद्र में रहता था, समुद्र बहुत बड़ा होता है। कुएं वाले मेंढक ने कहा कि इसका 1.5 गुना होता है क्या, उसको लगा ये कितना बड़ा है कुआ, तो इसका 1.5 गुना तो और कितना बड़ा होता होगा, या 2 गुना होता है क्या इसको, क्योंकि उसने देखा ही नहीं था। अपने भी ये कंडीशन कहीं ना कहीं रही। फिर जब भी कोई सिस्टम आप वंशानुगत कर दोगे ना तो योग्यता में कमी आएगी, योग्यता में कमी रहेगी। एक सामंत था, बहुत अच्छा सामंत था, आपने उसको जमीन दी, वो जनता के प्रति दरिया दिल था, अच्छा था। जरूरी नहीं कि उसके बेटे पोते पड़पोते उतने उतने योग्य हो। किसी व्यवस्था को जब वंशानुगत किया जाएगा तो उसके अंदर आपको ये लेख तो दिखाई देगा, उसमें ये कमी तो आएगी कि उतने योग्य लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। और राजतंत्रों के तो खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि योग्य उत्तराधिकारी लगातार नहीं मिल पाते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और चीजें, इन लोगों ने कृषि में कोई नई तकनीक लाने का प्रयास नहीं किया। खेती जो थी उसके अंदर नई तकनीक लाने का प्रयास नहीं कर पाते हैं ये लोग। वही परंपरागत तरीकों से हल से खेती कर रहे थे। दुनिया के अंदर मशीनें आ रही थी, आपके पास मशीनें क्यों नहीं आ पाई? अपना समाज अभी तक ऐसा है, अब जाके पूरी तरीके से अपनी खेती का मशीनीकरण हो पाया है। यार अपने 1995 तक तो बैलों से हल जोतने वाली चीजें चल रही थी, मतलब लोकतंत्र आने के बाद भी कहीं ना कहीं हम इसके अंदर पिछड़े हुए थे। राजतंत्र में भी ये चीजें, राजा यदि थोड़ा इनकी तरफ ध्यान दे पाते तो बड़ी जोरदार सी चीज हो पाती। उद्योग और व्यापार वाणिज्य, इनका विकास नहीं हो पाया। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि अपने इंडस्ट्री लगा ले यहाँ पे। आप सोच के देखो कि आज अपने बात कर रहे हैं कि साहब बाड़मेर के अंदर तेल निकल सकता है, उस समय किसी राजा ने इस तरफ ध्यान दिया होता, जोधपुर का राजा यहाँ पर तेल निकाल लेता तो हमारे नारे होते यार। दुबई वाले शेख है वो बैठे हैं, वैसे बाड़मेर वाले मजे करते हैं इस साइड के अंदर।
आज इस क्षेत्र में इतने अनार लग रहे हैं कि स्प्रिंग बोर्ड के अंदर हम पिछले 5-6 दिन से अनार महोत्सव चल रहा है, अनार खाते रहते हैं बच्चे यहाँ पे। उस टाइम यदि किसी ने ध्यान दिया होता, और कंटिन्यू नहीं रख पाए। मैंने आपको बताया था कि जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने अफगानिस्तान से अनार लाकर यहाँ जोधपुर के अंदर लगवा लिए थे, पर उन चीजों को कोई आगे ध्यान देता कि नहीं यार ये तो किया जा सकता है, तो इजी सा काम। फिर कहीं ना कहीं अंग्रेजों के आने के बाद जब ये लोग विलासी हुए, इनकी जो विलासितापूर्ण जीवन शैली थी उससे फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिलता था। अपव्यय, होड़ मस्ती, दूसरे लोग भी देखा देखी वैसा करना चाहते। यथा राजा तथा प्रजा हुआ करता था, उनके अंदर कमियां होती तो जनता में भी वो कमियां स्वाभाविक से दिखाई देती है। ठीक है, ये भी चीज हुआ करती थी। कर वगैरह बढ़ा दिया करते थे लोग, और हम देखते हैं अंग्रेजों के आने के बाद इस व्यवस्था के अंदर कर बढ़ाने वाले में तो बहुत ज्यादा ही होने लगा सामंत, क्योंकि सामंत सर्वे सर्वा अपने क्षेत्र का, वो माई बाप होता है, तो उसे लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं। और जब वो कुछ भी करने वाली स्थिति के अंदर हुआ तो अपने यहाँ पे किसान आंदोलन शुरू हुए। उसके बाद इन सब गतिविधियों ने किसान विद्रोहों को जन्म दिया। और याद करो आप, मैंने आपको किसान आंदोलन पढ़ाया था, मैंने बताया था कि अपने जो ज्यादातर किसान आंदोलन है वो राजाओं के खिलाफ नहीं, सामंतों के खिलाफ। खालसा क्षेत्रों में आंदोलन कम हुए, जागीरी क्षेत्रों के अंदर आंदोलन ज्यादा हुए। मैंने बार बार आपको बताया कि जागीरी क्षेत्रों का जो किसान है वो तिहरे नियंत्रण में, ट्रिपल कंट्रोल के अंदर है, अंग्रेज है, राजा और सामंत है, उसमें तिहरा कंट्रोल काम कर रहा है। तो ये थोड़ी चीजें याद रखना। समाज के लोग कूपमंडू की स्थिति के अंदर आ गए, गांव से बाहर ही नहीं निकलते थे, जागीर राज्य के अंदर राज्य बन गया था, इसलिए बाहरी प्रभावों से मसूते थे। वंशानुगत हो गई थी सिस्टम, सामंतों को जागीर वंशानुगत दी जाने लगी, इससे योग्यता में कमी आया करती थी। वो लोग खेती में किसी प्रकार की नई तकनीक नहीं ला पाए थे, इसलिए कभी भी अपनी आय को नहीं बढ़ा पाए। उद्योग और व्यापार वाणिज्य में भी विकास करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया था, जो परंपरागत तरीके थे उतना ही चल रहा था बस अपने आप में। विलासिता का जीवन जब जीने लगे तो फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिला, उस वजह से कर बढ़ा दिया करते थे, इस वजह से किसानों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए। अपने पढ़ लेते हैं इसका फिर भी लाभ क्या था इस व्यवस्था के, या महत्व क्या, अच्छाइयां क्या थी इसमें। तो मैं 2-3 सीधी सीधी बातें बताऊं। एक तो इन लोगों ने उस समय की अपनी जो भी लोक संस्कृति थी उसको संरक्षण दिया बहुत अच्छा सा। फोक कल्चर जो है उसको प्रोटेक्शन देने में बड़े आगे रहे। और मैं कहता हूं यदि आप लोग आज किसी अपने लंगा कलाकार को, मांगणियार कलाकार को देखकर राजी होते हैं, आपको लगता है कि जर्मनी के एक फेस्टिवल के अंदर अपने राजस्थान का मांगणियार कलाकार बैठा हुआ ठेठ राजस्थान की पगड़ी बांध के वहां पर ठेठ राजस्थान का गाना केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश गा रहा है, तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि ये उन राजा महाराजाओं और सामंतों ने इन लोगों को संरक्षण दिया था, इसलिए ये लोग पनप पाए। यदि वो लोग उस समय संरक्षण देते ही नहीं तो ये कला तो अपने आप में मर जाती। तो इस कला को बढ़ावा देने में, उस फोक कल्चर को बढ़ावा देने में इन लोगों का एक बड़ा योगदान रहा है। अपने आप में स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया है, आर्किटेक्चर को तो खूब ही बढ़ावा दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान के पर्यटन में आज भी कोई चीज है तो या तो महल माड़ी है या मंदिर है। अपने पास कोई आ जाए कि यार जयपुर घूमना, क्या दिखाया जाए, तो मैं उसको कहूंगा तुम नाहरगढ़ देख के आओ, जयगढ़ देख के आओ, तुम आमेर का किला देख के आओ, तुम गोविंद देव जी का मंदिर देख के आओ, तुम मानसागर लेक देख के आओ, तुम जंतर मंतर देख के आओ। ये किसके बनाए हुए हैं? सारे राजाओं के बनाए हुए। तो स्थापत्य कला को बढ़ावा देने में, आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने में भी इनका बड़ा रोल था अपने आप में। सामंतों का तो सामंतों ने भी जगह जगह ऐसी हवेलियां, ऐसे महल वगैरह बनवाए थे, तो उनका भी रोल रहा। और एक बहुत बड़ी चीज आप देखना, आपने राजस्थान में शुरू से लेकर अंत तक अपवाद देखो अलग है, धार्मिक सहिष्णुता बनी रही। रिलीजियस टॉलरेंस के बड़े जोरदार मामले रहे कि उन दिनों में कि जब औरंगजेब जैसे कट्टर राजा आ गए थे और धर्म के आधार पर ही पूरी तरीके से भेदभाव करने लग गए थे, तब भी अपने राजस्थान के राजाओं ने वापस दूसरे धर्म वालों के साथ में भेदभाव करने का प्रयास नहीं किया, और उनको हमेशा लगा कि नहीं ये हमारी प्रजा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत पाकिस्तान वाले विभाजन के टाइम में अपने यहां से माइग्रेशन सबसे कम हुआ था, क्योंकि राजाओं के राज में बैठे हुए थे, राजाओं ने लोगों का कि तुम चिंता मत करो, हम दंगा होने नहीं दे। यहाँ पे अपने ले दे के थोड़ी बहुत स्थिति भरतपुर अलवर में बिगड़ी थी, उसका कारण था कि वो यूपी के नजदीक पड़ा करते थे, इसलिए वहां पर स्थितियां बिगड़ गई थी। तो इन लोगों ने ये हमेशा अपनी प्रजा के साथ में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए हमेशा समाज के अंदर क्या बनाए रखी थी? धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखी थी। एक और बड़ी जोरदार बात, इन्होंने कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो कुटीर उद्योग धंधे थे, उनको बढ़ावा दिया। कैसे? मैं गेट बनाने वाला बंदा हूं, मेरा एक छोटा सा उद्योग धंधा घर में है, मैंने आराम मशीन लगा रखी है और मैं गेट बनाता हूं उससे। अब यदि मैंने बहुत अच्छा गेट बना लिया और कोई खरीदे नहीं खरीदे, वो सामंत और राजा खरीद लिया करते थे, वो उसकी तारीफें करते उस कला की, अरे नहीं क्या बनाया। मैं मोटिवेट होऊंगा, मैं अगली बार और अच्छे गेट बनाने का प्रयास करूंगा। तो इन लोगों ने ये जो कलाएं थी, अपने हस्तकलाएं, जो हाथ की चीजें थी, कुटीर उद्योग धंधे सारे के सारे अपने हाथ की चीजों पर टिके हुए थे। कोई लोहे का काम है, किसी ने अच्छी तलवार बनाई, राजा उसके भरे दरबार में तारीफ करता है, सब फलाना लोहार बहुत अच्छा है, उसकी जो बनाई हुई तलवार उसका कोई सानी नहीं, उसका सामान तो बिकेगा, तो उसकी दुकान तो बड़ी होगी। कोई जो लकड़ी का काम करने वाले हैं, राजन का साहब, इन्होंने जो गेट बनाया, इन्होंने जो गेट पर नक्काशी की है वो बहुत अच्छी है, ये गेट अपने किले के अंदर लगाया जाना चाहिए, उसको इनाम दिए गए, उसको पारितोषिक दिए गए, उस बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ा, अगली बार उसने और अच्छा काम करने का प्रयास किया। तो ये चीजें थी, ये इन लोगों की वजह से कुछ अच्छी बातें भी है।